6 महीने का भी रोड मैप तैयार करो। जिसने ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया उसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जेई तो भूल ही जाओ आप उसके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी में टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्वेश्चन पे कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करें? ऐसा क्रिकेट में भी होता है ना कि हर बॉल तो खेलने की नहीं होती है ना, हर बॉल पे 6 थोड़ी ना पड़ता है। जनवरी 2027 के लिए जो जेई मेन का पेपर होगा उसके लिए आज से अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ के आसपास। और इस वीडियो पे जिन स्टूडेंट्स ने क्लिक किया है उनके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर होगा कि सर 6 महीने सफिशिएंट हैं या अब भी स्टार्ट किया जा सकता है, या टाइम है या नहीं है? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आंसर तो है कि हाँ बिल्कुल है, कर सकते हैं। लेकिन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? हर कोई नहीं। जो एग्जीक्यूशन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एग्जीक्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एक्सक्यूज कम देते हैं, जो फोकस होकर फिर स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए तो सफिशिएंट है। देखिए 6 महीने बहुत भी होते हैं, 6 महीने बहुत कम भी होते हैं। यह डिपेंड करता है कि किस तरह के स्टूडेंट की बात की जाए। 180 डेज में अगर हर एक दिन में आप 1% इंप्रूवमेंट करें कल के रेस्पेक्ट में, तो आप कंपाउंडिंग तो बहुत अच्छी जानते हैं। आप थोड़ा इंप्रूवमेंट करके भी 180 दिन तो सफिशिएंट टाइम है। उसमें आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, उसमें रिवीजन भी कर लोगे, अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी दे लोगे। इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि किस तरीके से हम लोग ये जो टाइम है इसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस ऑर्डर में हमें पढ़ना चाहिए और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, किन मिस्टेक्स से बचना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को देख के टेंशन लेते रहते हैं, सर इसका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोई ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहा है, 120 स्कोर कर रहा है, अरे सर इसने तो 3 बार रिवीजन कर लिया। ये देखकर केवल एंजाइटी होगी और कुछ नहीं होगा। कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। आप अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। इस तरह का कंपैरिजन आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका दिमाग खराब करेगा। आपको केवल अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मैंने कल के रेस्पेक्ट में कितना बेटरमेंट किया है, कितना इंप्रूवमेंट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी केवल करंट पोजीशन की बात करें कि अभी स्टडी में आपकी क्या पोजीशन चल रही है, क्या स्थिति चल रही है। तीन कैटेगरीज हो सकती है। पहली वो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, सिलेबस भी कर रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है सिलेबस सर एवरेज सा चल रहा है, कुछ बैकलॉग भी हो जाते हैं, क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तीसरा हो सकता है कि सर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ, क्वेश्चंस तो मैंने किए ही नहीं। तीनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। इसीलिए कह रहा हूं कि टॉपर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उसके टाइम टेबल को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, उसके पैटर्न को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। हर स्टूडेंट को अपनी तरह का रोड मैप बनाना पड़ेगा। आप अपना रोड मैप बनाएं कि आपकी कमियां कहाँ हैं। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट हर साल करते हैं, रिपीट करते हैं, और जो ये मिस्टेक करते हैं वो सिलेक्शन उनका नहीं होता। सबसे पहली मिस्टेक, आप कंटेंट कलेक्ट करते जाते हैं। आपने थ्योरी टेलीग्राम से ले लिया, यूट्यूब से ले लिया, नोट्स दूसरे स्टूडेंट सीनियर से नोट्स ले लिए, बुक्स इकट्ठी कर ली, लेकिन उस मटेरियल को जो आपने इकट्ठा किया है उसे पढ़ा कितनी बार है, पढ़ा कुछ है या नहीं है। पहली मिस्टेक समझ में आ गई कि कंटेंट इकट्ठा करना है ठीक है, लेकिन जो पढ़ना है, जो आपने इकट्ठा किया उसे पढ़ना भी है। आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने अलग अलग तरह की बुक से पढ़ने के लिए उसे बुक्स इकट्ठी कर रखी हैं। अगर एक से भी पूरी तरीके से पढ़ते ना, एक से भी, तो सिलेक्शन हो जाता। केवल ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीनों ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मैथ्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में किसी एक सोर्स को भी कंप्लीट करोगे तो भी, मतलब वो सोर्स कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। ऐसा नहीं केवल एक ही चैप्टर पढ़ रखा है और वही इकट्ठा कर रखा है। आपने किसी एक जगह से भी, उस एक बुक में से भी पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं मानता हूं कि सिलेक्शन तो होगा ही होगा। हाँ, रैंक की बात है कि अच्छी बुक करोगे तो रैंक और बेटर हो सकती थी, या फिर कंटेंट की क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट होती ही है, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं इसका कि आप केवल एक बुक को अच्छी तरीके से कर लेते हैं जिसमें कंप्लीटनेस है, जो ठीक ठाक लेवल की बुक है, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी मिस्टेक, टीचर्स को ही स्विच कर लेते हैं, टीचर ही स्विच करते रहते हैं। इस टीचर से एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर आधा चैप्टर वहां से पढ़ लिया, आधा चैप्टर इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया। इसका रिजल्ट क्या होगा? केवल कंफ्यूजन होगा। आप टीचर ही बदलते रह जाओगे कि ये टीचर से मुझे वो समझ में नहीं आती, ये टीचर मुझे थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं, ये टीचर मुझे क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, ये टीचर बहुत फास्ट चलते हैं। अरे किसी एक को पकड़ लो और उसी के बताए हुए रास्ते पे पूरा चलो। आधा इससे आधा उससे, वो उससे काम नहीं चलने वाला। एक जगह टिक के काम करना पड़ेगा। तीसरी मिस्टेक है, मॉक टेस्ट नहीं देते। डर लगता है मॉक टेस्ट देने से। सर
हम तो जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब देंगे टेस्ट। तो अभी बीच में वैसे भी कौन से मेरे नंबर पढ़ा नहीं है मैंने, अभी पूरा पढ़ूंगा जिस दिन टेस्ट दे दूंगा। अरे मेरे भाई, पार्ट टेस्ट भी होते हैं, चैप्टर टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट देने से मत घबराओ, ये सबसे मतलब डेंजरस स्थिति है। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो अपनी मिस्टेक्स को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ गलतियां करते हैं। टेस्ट देने से ही पता पड़ता है कि आप इन 3 घंटे में जो टाइम पीरियड है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस करता है आपका ब्रेन। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, एक और मिस्टेक करते हैं, केवल लेक्चर ही देखते हैं, थ्योरी लेक्चर देखते हैं। मतलब वीडियो लेक्चर अवेलेबल है आजकल तो केवल लेक्चर देखेंगे, रिपीट कर करके लेक्चर देखेंगे। एक बार जब लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो रिवीजन तो नोट से करना है। लेक्चर देखने से क्या होगा, मतलब एक चैप्टर को एक टीचर से पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर को दूसरे टीचर से पढ़ लिया, और फिर इस टीचर में कुछ कमी हो गई, फिर उस लेक्चर में कुछ कमी हो गई। एक जगह से पढ़ना था, पूरा लेक्चर पढ़ना था, पूरे चैप्टर्स पढ़ने थे, और पढ़ने के साथ साथ फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने। नोटबुक जब तक खुद नहीं खोलोगे, खुद पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई आप ही करोगे और कोई आपके लिए पढ़ेगा नहीं। मैं रास्ता बता सकता हूँ, टीचर रास्ता बता सकता है, टीचर आपको कंटेंट अवेलेबल करा सकता है, टीचर आपको बता सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ में ये वाले क्वेश्चन कर लो, बस इस तरह का ही पैटर्न यूज किया जाता है। तो फिर आप उसको अगर फॉलो करोगे तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, अपनी मिस्टेक्स की एनालिसिस करना जरूरी है, इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट। आज से एक नोटबुक लो, उसमें लिखो कि फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर्स के नेम लिखो। अच्छा, उस चैप्टर्स की 4 तरह की कैटेगरी हो सकती है, उनकी कैटेगरी बनाओ। कौन कौन से चैप्टर स्ट्रांग है, कौन से एवरेज हैं, कौन से वीक हैं, कौन से बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, है ना। इस तरह की एक टेबल को बनाओ इस तरीके से। अच्छा, उस टेबल में भी कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ज्यादा है उसके बारे में बात करें। अच्छा, मार्क्स का जो लॉस होता है, नंबर्स कहाँ लॉस ज्यादा होते हैं, फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में कि मैथमेटिक्स में, किस चैप्टर में वीकनेस ज्यादा है, कौन से चैप्टर में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। मतलब 2 तरह की एनालिसिस हो गई, एक तो मैक्रो एनालिसिस हो गई और माइक्रो एनालिसिस हो गई। आप चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करें कि ये चैप्टर मेरे वीक है ना, सब्जेक्ट में। फिर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी भी एनालिसिस कर सकते हैं, ये माइक्रो एनालिसिस हो जाएगी। कहने का मतलब जहां जरूरत है वहीं चोट करो, जहां वीकनेस है उस जगह चोट करोगे तो आरओआई ज्यादा निकल के आएगी। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स तो आपकी बहुत अच्छी है ना, 80% के से 80% तो बहुत होता है जेईई के अंदर। मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास चल रहे हो, केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम नंबर आ गए तो वो सब्जेक्ट में भी क्वालिफाई मार्क्स जो हो गए, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो भी नहीं आ पाएंगे। तो अब आप ये बताओ कि किस सब्जेक्ट में टाइम स्पेंड करने पर आपका आरओआई ज्यादा निकल के आएगा, मतलब कम टाइम में मार्क्स गेन जो करोगे, इंप्रूवमेंट जो करोगे, वो किस में ज्यादा करोगे। अगर आप एक्स टाइम मैथमेटिक्स को दें और एक्स टाइम उस वीक सब्जेक्ट को दें, कहाँ इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा, मार्क्स कहाँ बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जो आपका सबसे वीक जो सब्जेक्ट है, सबसे वीक जो टॉपिक हैं, उनमें टाइम स्पेंड करो, उन्हें टाइम दो। वो एक वीकनेस है ना, उसी पर चोट करो, फायदा ज्यादा होगा। मैथ्स में अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट आप कितना ही टाइम स्पेंड करो और ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा जितना कि वीकेस्ट सब्जेक्ट में आप ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वीकेस्ट टॉपिक में आप ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। रैंडमली पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, टारगेटेड ही पढ़ना है। टारगेटेड में कई बार स्टूडेंट, आपने भी फील किया होगा, वीक टॉपिक है उसे हम इग्नोर मारते हैं, थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, यार ये पिछली बार भी थोड़ा समझने में दिक्कत आई थी, और जो स्ट्रांग है उसी को पढ़ते हैं, उसी के क्वेश्चंस करते हैं, मजे आते हैं। ऐसा नहीं करना है। टारगेटेड का मतलब आपने ये जो प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, यहाँ इस टॉपिक के अंदर नंबर कटते हैं मेरे, उन टॉपिक्स को पढ़ो तो इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। 6 महीने का भी रोड मैप तैयार करो कि फर्स्ट मंथ में कहाँ तक का सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस मुझे थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ नोट्स बनाने हैं, नोट्स के साथ में मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ मुझे पार्ट टेस्ट देने हैं। ये पूरा एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, फिर रिवीजन करने बैठे हो, फिर उनके सारों के क्वेश्चंस करोगे। मतलब आपने 10 चैप्टर पढ़े हैं, 10 चैप्टर पढ़ने के बाद में उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया है, उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस किए, साथ के साथ वो क्वेश्चंस जो है वो आपको काफी कुछ सिखा के जाएंगे। इसलिए पूरे जो 6 महीने का एक पूरा जो रोड मैप है वो आपके पास में होना चाहिए। कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस मतलब हो गया थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और उनके पार्ट टेस्ट। कब से आप फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे, कब से पीवाईक्यू दोगे। पीवाईक्यू हर चैप्टर के साथ साथ दोगे कि चैप्टर के एंड करने पर दोगे। पीवाईक्यू को एज ए मॉक टेस्ट की तरह दोगे कि एज ए चैप्टर वाइज दोगे, वो पूरा दिमाग में होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। ये स्टार्टिंग का रोड मैप आपको बनाना है। बैकलॉग ना होने पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है।
एक टारगेट बना लो कि डेली के जो होने चाहिए 30-40 के आसपास, हम बोलते हैं कि हर चैप्टर में क्वेश्चंस होने चाहिए। इतने क्वेश्चन से वो चैप्टर उस दिन का जो पढ़ा हुआ है वो सारे टॉपिक, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग वो हो जाते हैं, इतने क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। कितने फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, अपनी जो टेस्ट में एरर होती है, मिस्टेक होती है, उनको भी नोट करना है। ये मतलब एनालिसिस, जिसको टेस्ट पेपर एनालिसिस कहता हूं मैं, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट मंथ में क्या क्या मुझे पढ़ना है, फॉर्मूलाज करने हैं या PYQ करने हैं, वो सारा रोड में आपको उसी तरीके से 6 महीने के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से चलोगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी यार, जेईई में मतलब क्यों नहीं होगा। टीचर्स नहीं बदलने हैं, कोई नया टीचर नहीं, कोई नई बुक नहीं, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, बस जो आपने डिसाइड कर लिया उसी को फॉलो करना। डेली का एक रूटीन फिक्स होना चाहिए, कितने बजे उठते हो वो फिक्स होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि रात को लेट तक पढ़ रहे हैं, कभी जल्दी सो गए, कभी जल्दी उठ रहे हैं, उससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बैठता नहीं। टाइम पे उठो, मॉर्निंग में क्या करना है आपका डिसाइडेड होना चाहिए पहले से। मैं पहले फिजिक्स करूंगा, या पहले तो मैं कल का रिवीजन करूंगा, उसके बाद में नया कंटेंट पढ़ूंगा, फिर आफ्टरनून में क्वेश्चंस करूंगा, फिर इवनिंग में पहले फिजिक्स लूंगा कि मैथ्स लूंगा कि केमिस्ट्री लूंगा या PYQ लूंगा, क्वेश्चन कब करूंगा। ये सारा का सारा सुबह से शाम तक का आपका पूरा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। हालांकि मैं डेली का टाइम टेबल बनाने के इतने पक्ष में नहीं रहता हूँ, मैं टॉपिक्स को मैनेज करने के पक्ष में रहता हूँ कि आज मुझे ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस करने हैं, ये मेरे होने चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आपको टाइम तो डिवोट करना ही पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा। मतलब आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ, इस स्लॉट के अंदर मैं ये 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कर पाऊंगा, उसका आइडिया आपको होता है। तो वो डेली का भी आपको रूटीन जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल पे कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल। जैसे स्टूडेंट ने 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल पे बिता दिए, जो मोबाइल से पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है, लेकिन मोबाइल पढ़ने के नाम पे वो और कहाँ लहरों में गोते खा रहा है। जिसने ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया उसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जेईई तो भूल ही जाओ आप उसके लिए। कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी पर। जिसने रोज 8 घंटे दिए हैं और जिसने रैंडमली 15 घंटे पढ़े हैं दिन में, किस में इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा आप ही बताएं। रोज 8 घंटे पढ़ें, 8 ही पढ़ें, 7 ही पढ़ें, लेकिन कभी 15 घंटे पढ़ लिया, उससे कहीं बेहतर निकल के आएगा कि जो डेली एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर देता है अपने मतलब सब्जेक्ट के लिए, अपने टॉपिक्स के लिए, जो रोज करता है 8 घंटे के आसपास, मैं मानता हूँ सफिशिएंट होता है रोज स्टार्टिंग से एंड तक। तो इंप्रूवमेंट जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा उसमें, जो आप कंसिस्टेंसी के साथ में रोज टाइम देते हो। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी भी बनाएं भाई। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबका नेचर थोड़ा अलग है ना। मैथ्स में क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, उनको याद भी रखना पड़ता है। याद रखने के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, रिएक्शंस भी याद रखोगे। थोड़ा जो तरीका है ना वो तीनों सब्जेक्ट का अलग है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला रिवाइज करो, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बात करें तो NCERT को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। NCERT थ्योरेटिकल पार्ट काफी कुछ आता ही है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक रोज पढ़नी चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक में रिवीजन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे। मैथ्स तो रोज क्वेश्चन मांगती है। स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए भी मैथ्स में तो स्पीड इंप्रूवमेंट करोगे, एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो कई बार 3 क्वेश्चन का टाइम ले जाता है, तो उसकी भी बहुत जरूरत है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स में भी उनके नेचर के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखें कि किस पॉइंट पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। किसे तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहाँ तो थ्योरी पे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी में टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्वेश्चन पे कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थ्योरी पे कंपैरेटिवली कम लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है। तीनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह बराबर। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करें? आज से ही करें। जिस दिन से टेस्ट है तुम्हारा उस दिन से तुम्हें टेस्ट देना है। डेली मॉक टेस्ट दोगे। पहले पार्ट टेस्ट होते हैं, लेक्चर वाइज टेस्ट होते हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट तो देने ही देने। हाँ, कई बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स पकड़ो अपनी, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो गलतियां तुम निकालोगे तभी तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। तो हर टेस्ट के बाद अपनी एरर बुक में वो मिस्टेक्स लिखो कि इस टेस्ट में मैंने यहाँ मिस्टेक की, या कैलकुलेशन मिस्टेक की, या पढ़ने में मिस्टेक की, या इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक की। जब वो मिस्टेक पकड़ोगे तभी तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो मार्क्स से नहीं घबराना है। मार्क्स में जो कमी आ रही है, मार्क्स में जिस कारण से कमी आ रही है, उस कमी को अगर आप पकड़ लोगे तो नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। अब एक माइंडसेट की भी बात करता हूँ। कभी कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो वो पर्टिकुलर डे या वो पर्टिकुलर टेस्ट डिसाइड नहीं करता है कि आप IIT में जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
एक कोई आपके लिए खराब दिन निकल गया, एक खराब वीक निकल गया, तो वो आपकी स्टडी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता है। अगर आपने ये मान लिया कि बस वो वीक खराब हो गया, उसके चक्कर में दूसरा वीक, तीसरा वीक, एक महीना इस तरीके से टाइम निकाल दिया, तो फिर तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि माइंडसेट, आप अपने ब्रेन को इस तरीके से मोल्ड करोगे कि हाँ, ऊपर नीचे आते रहते हैं, है ना। ऐसा क्रिकेट में भी होता है ना कि हर बॉल तो खेलने की नहीं होती है ना, हर बॉल पे सिक्स थोड़ी ना पड़ता है, कभी कभी दौड़ के भी रन लेने पड़ते हैं, 1-2 रन से भी काम चलाना पड़ता है, कभी कभी केवल बॉल निकल भी जाती है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जो स्टडी कर रहे हैं उस पर हम लोग अलर्ट जरूर रहेंगे, अलर्ट रहकर अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देंगे। रोज जो पढ़ना है, टाइम टेबल जो डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें। वो एक गाना सुना था मैंने, जो ठोकर ना खाए नहीं जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। मुझे याद आ रहा है ये गाना, तो ये काफी कुछ बिल्कुल सटीक बैठता है। हम जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए तो इम्प्रूवमेंट अपनी गलतियों से ही होता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन तो खत्म भी हो जाएगा, डिसिप्लिन आपका साथ देगा। तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, डिसिप्लिन के साथ में रिवीजन करें, डिसिप्लिन के साथ में दिन का जो रूटीन है, सोना है, उठना है, वो भी डिसिप्लिन के साथ होगा तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो काफी कुछ तो आपको अरेंज करने की बात बताई है। अपने आप को अरेंज करो, अपनी स्टडी को अरेंज करो। अरेंज का मतलब है सिस्टमैटिक करो। जितनी सिस्टमैटिक स्टडी होगी, जितने सिस्टमैटिक ढंग से आप क्वेश्चंस करोगे, जितने सिस्टमैटिक ढंग से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, सक्सेस उतनी ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको मिलेगी। मेहनत करो, ऑल द बेस्ट।